पाकिस्तान फ्रंट के साथ मैं हूं फात शहबाज खान। सना मिर्ज़ा साहिबा जो है ये उनका प्रोग्राम है, लेकिन वो थोड़ी अलील हैं, तो इस वजह से आज मुझे उनकी जगह खिदमत सर अंजाम देना पड़ रही हैं। पाकिस्तान में आप फिरें, गली कूचों में चले जाएँ, जहाँ भी जाएँ तो दो मौज़ूआत डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ लोग पूछते हैं कि इंडिया में जारी वर्ल्ड कप का सूरत हाल क्या बनेगी और पाकिस्तान का क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया से अपकमिंग मैच का क्या बनेगा। दूसरा, लोग ये पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब की आमद जो है, सियासी मंजरनामा जो है, इसमें क्या तब्दीली आई है। पहले नवाज शरीफ साहब अंदर थे और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर थे, और अब वाइस वर्जा हो गया। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी, उनके आने से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नून लीग की, दीगर जमातें, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो हैं वो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं, यही मौजू है आज का। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इनिशली आपसे यही डिस्कस करेंगे कि 21 अक्टूबर अब बिल्कुल मसाफत उसकी ख़त्म हो गई, और वो सारी चीज़ें, वो क्रियोसिटीज़, आना ना आना, आना ना आना की बहस, वो भी अब तकरीबन दम तोड़ गई। तो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट मैं कल सुन रहा था प्रोग्राम्स में, तो वो बड़ी अहम उनकी बातों में इशारे थे, कुछ क्लूज़ थे। तो उन क्लूज़ को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या होने जा रहा है। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल हैं, किसी तारुफ के नहीं हैं, बड़े ब्लंट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रोफेसर ताहिर मलिक हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एक बड़ा नाम तजियाकारी में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। राना साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तैयारियां हैं और कहाँ तक बात पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को जिस तरह मरियम नवाज बीबी ने रीऑर्गेनाइज किया है, वार्ड लेवल तक जो है वो एक्टिविटीज़ जारी हैं। यूसी लेवल, फिर आपका सूबाई हलके, फिर नेशनल असेंबली के हलके, फिर सूबों के लेवल पे, फिर चारों सूबों से जो है वो एक्टिविटी है। यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर से भी जो है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं मियाँ साहब की वेलकम करने के लिए। तो आप अगर हमारा सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि दिन के अंदर 100 मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, रैलीज, हर किस्म की एक्टिविटी। हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्कर है वो बहुत मोटिवेटेड है। और मैं अगर अपने हलके की बात करूं तो आप यकीन करें, जो मैंने तैयारी की हुई थी, जो ट्रांसपोर्ट हमने बुक कराई, लोगों ने बुक कराई, अब इस वक्त हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है इजाफी। लोग हमें कह रहे हैं हमें भी लेके जाएं लाहौर, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही, जो बसेस और कोचेज हैं कि लोगों को लाया जाए। अब लोग अपनी गाड़ियों में जाएंगे। तो एक हिस्टोरिक वेलकम हम देखने जा रहे हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड होगा। और ऐसा वेलकम या ऐसा जलसा जो है मीनार पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से पहले नहीं होगा। मलिक साहब, आप क्या इनपुट इसमें दे सकते हैं, और सियासी मंजरनामे को आप कैसे रीड कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो बात ये है कि इंतखाबात की आमद है, लेकिन वो जोशो खरोश या पार्टी मैनिफेस्टो या कंपेन हमें दिखाई नहीं देती। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हैं, कद्दावर सियासी शख्सियत हैं, तजर्बाकार और मंजे हुए सियासतदान हैं। तो उनके आने से मैं तो एक सियासी तजियाकार के तौर पे तवक्को रखता हूँ कि कुछ हलचल और गहमा गहमी होगी। लेकिन पाकिस्तान और रियासत को जो मसाइल दरपेश हैं उसका उनके पास कोई बयानिया नहीं। यानी मोहतरमा फातिमा जना जब अवाम में आई तो उनके पास एक बयानिया था अयूब खान के ख़िलाफ़। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इसी जिसको हिस्टोरिक कह रहे हैं राना साहब, वो आखिरी हिस्टोरिक लाहौर का जलसा जो था 10 अप्रैल 1986 को, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में जमहूरियत का अलम था, एक बयानिया था। फिर वो 18 अक्टूबर को जब कारसाज में आई और सान्या हुआ, उस वक्त डिक्टेटरशिप के वक्त एक बयानिया था। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी जो हैं बयानिए से महरूम कभी भी नहीं रहे। अगर उनका आप सियासी प्रोफाइल देखें, कैरियर देखें, तो वो संजीदा सियासतदान तब बने जब इसहाक खान के मुकाबले में उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, ये एक बयानिया था। फिर दूसरा बयानिया उनका हमें कारगिल जंग के दौरान नज़र आया। तीसरा ये है कि वोट को इज़्ज़त दो। तो इस वक्त जो पाकिस्तान को माशी और दहशत गर्दी के हवाले से और रियासत में जो पोलराइजेशन है और जो स्पेस श्रिंक हो रही है पॉलिटिकल क्लास की, और जो नौजवान हैं और मईशत का सुकड़ना है, इसके ऊपर मियाँ साहब के पास कोई बयानिया नहीं है। वो फर्स्ट क्लास में
और बड़ी गाड़ियों में से बैठ के एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट में से फर्स्ट क्लास की सीट लेके आ रहे, लेकिन उनके जो बयानियाँ क्रिएट करने वाले पार्टी में लोग हैं, जो साफ़ी भी रहे हैं साहब का, और जो जुल्फ़िकार परवेज़ बदर रशीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने उन्हें कहा गया कि बयानिए की बिलावल ज़रूरत जो ही हैं नहीं। मेरे साथ। वेलकम टू शो सर, वेलकम टू शो। बदर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी, तो उन्हें ये कहा गया कि बयानिए की ज़रूरत नहीं, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है और वो हो रही है और आपको किसी बयानिए की ज़रूरत नहीं। मैं अब आता जो हूं, राणा मैं साहब ने आपकी कहा तरफ वापस आता हूं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं राणा साहब ने जो कहा है जी ये सही है कि जी जी मोबिलाइजेशन जी मरियम नवाज़ ने बड़ी अच्छी हर हलके में की है, वार्ड में की है और पार्टी वर्कर्स को किसी हद तक मोबिलाइज की है, लेकिन हमें आम आदमी में वो जोश व खरोश नहीं नज़र आ रहा जो नज़र आना चाहिए था। उसकी क्या वजह है, ये इस पे ये बेहतर बता सकती हैं। आपके सबसे करीबी दोस्त और करीबी पार्टी के आपस में अच्छे मरासिम और सारा कुछ भी करीबी सारे, तो मियाँ साहब को इस्तकबाल के लिए आप नहीं जाएंगे? बदर साहब जमे गफीर लेके मियाँ साहब इस्तकबाल नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब आए जी, लाहौर आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी पार्टी लोग जाएंगे। हम भी मियाँ साहब को वेलकम कहेंगे जब वो आ जाएंगे, बट मियाँ साहब को केसेस का सामना है वो भी करना पड़ेगा और मियाँ साहब उसके बाद केसेस को फेस करने के बाद आए, इलेक्शन कैंपेन करें। अच्छा है, इलेक्शन कैंपेन से मोबिलाइजेशन बेहतर होगी, पॉलिटिसाइजेशन का जो प्रोसेस है जो रुका हुआ है वो बेहतर होगा। हमें तो मियाँ साहब के आने से ना कभी पहले प्रॉब्लम थी ना अब है, क्योंकि मियाँ साहब जो है वो उन्होंने जो सारी जिंदगी पॉलिटिक्स की है वो आपके सामने है। अभी भाई हमारे बता रहे थे, इनका तज्जिया था, तो सबके सामने मियाँ साहब की पॉलिटिक्स, पीपल्स पार्टी को मियाँ साहब की पॉलिटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं। राना साहब ये बड़ी अहम बातें की हैं प्रोफेसर साहब ने। एक उन्होंने कहा कि नैरेटिव की पीक नवाज शरीफ साहब ने टच की, गुलाम हुसैन खान साहब को जब उन्होंने कहा डिक्टेशन नहीं लूँगा, कारगिल वाली पीक टच की, फिर वोट को इज्जत दो वाली पीक टच की। प्रोफेसर साहब जो फरमा रहे हैं बड़ी अहम इन्होंने। तो अभी क्या होगा, बयानिया किधर जाएगी बात, और क्या ऐसी बात होगी जो अवाम के लिए बड़ी अहम होगी? देखिए, इस वक्त अवाम के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो महंगाई है और जो गुर्बत है उसके अंदर इजाफा है। ये सबसे बड़े चैलेंज हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मियाँ साहब को पहले है। अगर आप 97 से 99 की हुकूमत देखें तो उस वक्त 12% महंगाई थी और जब हम छोड़ के गए 4% पे आ गई। 13-18 का जो दौर था उसमें ऑन एवरेज 5% से कम महंगाई थी और 2.56% के ऊपर भी रही 2016 के अंदर महंगाई, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन महंगाइयों का जो है वो शरह थी। तो इसके साथ देखें, दहशतगर्दी की बात की प्रोफेसर साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा। 2 बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख में रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब हमारे दौर में हुए। जो पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड थी, जो कंसेंसस स्टेक होल्डर्स का रिक्वायर्ड था, वो मियाँ साहब ने क्रिएट किया, फाइनेंस किया। उन दोनों ऑपरेशंस को हमारी हुकूमत ने किया और मुझे अगर मैं सही करेक्ट हूं तो तकरीबन 2013 में 2500 टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे एक साल में, और जब हम छोड़ के गए तो उनका नंबर 100 से नीचे आ चुका था, यानी कि कमर टूट गई थी दहशतगर्दी की। अब मियाँ साहब उस एक्सपीरियंस के साथ जब वापस आएंगे, देखें यहाँ लोग बहुत हमें ताना देते हैं जी 16 महीने की तो बात नहीं की, आप पुरानी बातों पे आ जाते हैं। तो अभी भी जो आपको बेहतरी नजर आ रही है, मैं बड़े वसूख से इसका क्लेम करता हूं कि अगर हमने आईएमएफ का मुआहदा इंटैक्ट ना रखा होता, जाते हुए हमारी हुकूमत पे बड़ी तनकीद हुई कि बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, लेकिन हमने अपनी कमिटमेंट आईएमएफ से पूरी की, वो कमिटमेंट इंटैक्ट है, तो ये बेहतरी आपको नजर आ रही है। अगर हम भी पीटीआई की तरह जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा के चले जाते, फील गुड फैक्टर आर्जी तौर पे बिजली सस्ती कर जाते, पेट्रोल सस्ता कर जाते, आईएमएफ के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते, तो आज आप दिवालियेपन की बातें कर रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी में रिकवरी है, और जो हमारा, और वैसे भी 16 माह का पीरियड बड़ा थोड़ा होता है कि आप उसमें जो है वो अपना पूरा एजेंडा इंप्लीमेंट कर सके। हमने किया जो कुछ, हम आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया, जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी उससे बाहर निकले, तो बहुत सारे हमारे पास कोई नैरेटिव की कमी नहीं है। हमने, मियाँ साहब ने पहले भी करके दिखाया, अब भी हम करके दिखाएंगे अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, और अल्लाह जरूर मौका देगा।
तो ये चीजें, और मियां साहब अपना बयानिया जो है वो बयानिया देने ही आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला आपको बयानिया भी मिलेगा, आपको आगे का लाएमल भी मिलेगा, पीएमएलएन क्या करने जा रही है वो सारा कुछ हम बताएंगे। मलिक साहब, आप एक तजिया कार हैं इंडिपेंडेंट, तो आपके ख्याल में ये ठीक गुफ्तगू है सारी, या आपको लगता है कि ये इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं? इस वक्त जो बयानिया इन नून लीग का है वो खुशहाली का है, और एक जो उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन गए और फिर ख्वाजा आसिफ का बयान आया, और उस बयानिया की जगह जो ये कह रहे हैं कि अमली तौर पे खुशहाली और मईशत की बहाली का बयानिया आवाम के साथ सामने लाया जाए और टकराव को और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2016 में पूरी सियासी जो पार्टी थी वो एक तरफ थी, और चौधरी निसार यही कह रहे थे कि टकराव ना करें, खुशहाली का बयानिया हो, इदारों के साथ माजराई नहीं होनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। उस वक्त यही ख्वाजा आसिफ और इन सब ने सस्पेक्ट किया कि वो ये जो बयानिया है जिसके अंदर वोट को इज़्ज़त दो और सिविलियन बालादस्ती, इसकी बात ना करके चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो पार्टी के बाहर ताकतों के नुमाइंदा हैं। तो अब कम अज़ कम ये तस्लीम करना चाहिए, उस वक्त चौधरी निसार अली ख़ान के बकौल के अगर ये ना किया जाता तो आज भी उनकी हुकूमत कायम रहती। तो वक्त के बाद इतनी कीमत अदा की, मियाँ साहब पे ज़ाती कार्रवाई आए, वो अदालतों में गए, वो नायल हुए, और इस दौरान उनकी अहलिया मोहतरमा की वफ़ात आ गई। तो पार्टी पॉलिसी क्या होगी और पार्टी मैनिफेस्टो क्या होगा, ये सियासी जमातों में, एक मुस्लिम लीग नून में ही नहीं, हर सियासी पार्टी में ये कार्ड जो हैं लीडरशिप ने सीने में साथ लगाए हुए हैं, और वो वक्त आने पे ज़ाहिर करते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिस तरह के सीरियस चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, देखें आज की मैं खबर एक आलमी इदारे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, श्रीलंका में कम है। पाकिस्तान दुनिया का इन्फ्लेशन अफरात ज़र के लिहाज से तीसरे नंबर का पे मुल्क है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे ये लोग इंतज़ार करेंगे मियाँ साहब आएंगे तो बताएंगे इनकी इतनी बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दूसरी जो कालदम टाइप जमातें, कोई बयानिया ही नहीं है आवाम के लिए। ये बग़ैर बयानिए का ये एक दौर गुजर रहा है जिसमें लोअर मिडिल क्लास का कोई बयानिया नहीं है, और सियासी पार्टियाँ जो हैं वो कंप्रोमाइज़ का शिकार हैं, वो अपनी स्पेस क्लेम नहीं कर रही, वो पीछे की तरफ जा रही हैं, और वो बेचारे क्या बयानियाँ देंगे। जो किसी के कहने से बाहर चले गए, किसी के कहने पे बाहर आ रहे हैं, वो कौम को क्या बयानियाँ देंगे। और जो जुल्फ़िकार बदर साहब ने कहा है आखिरी फिक्रा कि पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है कि पंजाब में उनका वोट बैंक ही ख़त्म हो गया, उनको तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने हर इलेक्शन में जरदारी साहब कह देते हैं पिछले ठंडे मौसम में ये हमारा इलेक्शन नहीं, अगला हमारा इलेक्शन है। पिछले 2008 के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हर आने वाला इलेक्शन जो है वो उसमें वो जियालों को ये चूरन बेचा, ये इलेक्शन हमारा नहीं अगला है। तो इनको तो कोई किसी के आने जाने से मसला ही नहीं है। पंजाब में वोट बैंक खत्म हो गया, कैंडिडेट्स नहीं है, कोई मसला नहीं है। बदर साहब, वो तो आप एग्री करते हैं राना साहब से, बदर साहब और प्रोफेसर साहब से भी एग्री कर रहे हैं? देखिए, राना साहब ने तो अपनी पार्टी की बात करनी है, राना साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने जो बातें की अपने हिसाब से की। साहब की जो बात है जिस हद तक बहुत सारी बातें उनकी ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई फिक्र नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब के हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद है। असल इशू ये है कि हमारा जब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया है, और उसके बाद पार्टी की तंजीमों का ग्रास रूट पे लोगों के साथ राब्ता मुनक़ते है, उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरीके से आगे पार्टी लीडरशिप प्लान रखती है, अगर वो उस तरीके से आके कनेक्ट करेगी तो पंजाब में भी और बाकी मुल्क में भी बेहतर नताइज आएंगे। लेकिन ये कहना कि पार्टी का वोटर खत्म हो गया और पार्टी खत्म हो गई है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं अभी भी लोगों की बदर साहब इसको ना ब्रेक के फौरी बाद आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ब्रेक एक शॉट हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये इंतहाई अहम डिबेट जो प्रोफेसर साहब ने आज छेड़ दी कि बयानिया जो है यहाँ तो कुछ बिके ना बिके, बयानिया की बुनियाद पे लोग जो हैं
वो मतवज्जो होते हैं और वो सुनते हैं, देखते हैं कि क्या होगा और क्या बयानिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बदर साहब, मैं चाहूँगा आप पहले अपनी गुफ्तगू जो है उसे कंक्लूड कर लें। आप कह रहे थे ग्रास रूट लेवल से आपका यानी सर्वर का और जो लोग थे रिसीविंग एंड पे उनका राबता मुनक़ता हुआ है पंजाब में, इसलिए वोट बैंक के मसाइल आप बता रहे थे। आप प्लीज़ इस बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपको बता रहा था कि पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद जब गवर्नमेंट आई तो जितने भी ज्यादातर लोग थे वो हुकूमत के अंदर जो है मसरूफ हो गए और पार्टी को उस तरह तवज्जो नहीं दे सके, और फिर ऐसे लोग जो तंजीमों के मामलात को नहीं समझते थे वो तंजीमों में आ गए। तो लिहाजा वो जो एक डिस्कनेक्ट था अवाम के साथ वो रहा, जो कि उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले 1-1.5 साल से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में वो वजीर खारजा बन गए। लेकिन अब वो दोबारा वो जो लोगों के साथ रवाबित है कायम करें, चीजें बेहतर नजर आएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों के हवाले से। जहां तक रह गई बात क्या मुलाकात भी हुई जरदारी साहब की, फजलुर रहमान साहब की, वो क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, बताइए कुछ। देखिए, मैं कुछ तो मौके बताइए पे भाई। मौजूद, तो जब सियासी रहनुमा मिलते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ताजियत करने गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो जब दो सियासी रहनुमा मिलते हैं तो सियासी गुफ्तगू होती है, और सियासी गुफ्तगू के अंदर मौजूदा मसाइल पे, पाकिस्तान के इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन के हवाले से इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। वहां पे मौके पे क्या क्या चीज डिस्कस हुई, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, इसलिए मैं आपको कोई ऑथेंटिक बात नहीं बता सकता, बट आई एम श्योर कोई पॉजिटिव जो है वो बातें की हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब एक पॉजिटिव आदमी है और हमेशा वो चाहते हैं कि तमाम दूसरी पार्टियों के जितने भी रहनुमा हैं उनको ऑन बोर्ड रखें और उनके साथ मिल के फ्यूचर की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी स्पेस ना छोड़ी जाए जिसके अंदर कोई ऐसी जो है फोर्सेस आ जाएं जो आके पॉलिटिकल फोर्सेस की जगह ले लें, जैसे आजकल हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस कमजोर नजर आ रही हैं। राना साहब, मुझे अब ये समझना है कि जरदारी साहब को, बिलावल साहब को कोई इनविटेशन भेजा है आप लोगों ने कि आए रिसीव करें, हमें स्टेज शेयर करें हमारे साथ? देखिए, मैं आप इनविटेशन दे देता हूँ। बदर जो है वो बिल्कुल भाइयों की तरह है, मोस्ट वेलकम। मियाँ साहब आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट 21 अक्टूबर को होने जा रहा है। मैं समझता हूँ बड़ा एक चेंज सियासी माहौल में होने लगा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर हालिया सीनियर तरीन सियासतदान हैं और बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो बड़ा एक हमारे लिए तो ये बड़ी एक इवेंट है, PMLN के लिए खसूसी तौर पे एक चेंज है, और ख़ास तौर पे इस तनाज़र से है कि 2018 में जब 2017 में मियाँ साहब को निकाला गया, पनामा से कामा बनाया गया, तो हमें टारगेट किया गया, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की जुडिशरी उसके अंदर शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वापस आ रहे हैं, और दोबारा जो गलतियां हुई उस वक्त, उनकी जो टारगेटिंग हुई, जो साजिश रची, वो अपने मामलात को अदालत के थ्रू उनको ठीक करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ अब फाइनली करेंगी। क्योंकि पिछले जो 16 महीने जो हमारी हुकूमत में थे, वहाँ एक ऐसा साया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने बड़े गलत फैसले किए। 63A की जो तशरीह की, गैर आइनी तशरीह थी, उससे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैली। उन्होंने एक झुकाव उनका एक जमात की तरफ था। तो अब हमें उम्मीद है कि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, और जो साजिश इस मुल्क के खिलाफ हुई, जिससे मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचा, अब उसकी दुरुस्तगी होगी। और मैं समझता हूं कि जो एक एलिमेंट सियासत में पोलराइजेशन का इंट्रोड्यूस हुआ, जो नफरतों के बीज बोए गए, जो झूठ की बुनियाद पे प्रोपोगेंडा किए गए कि अमेरिकन साजिश, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, वो भी अब अपने अमाल उन लोगों के आगे आ गए, और वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, और होने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करने देते तो शायद घर घर में लड़ाई पड़ जाती है, पता नहीं क्या किस तरफ ये सियासत जा रही थी। तो इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ वो सिंबल बन के आएंगे
यूनिटी का, पोलराइजेशन को खत्म करना है हमने इस सियासत से, नफरत के जो बीज बोए गए उनको हमने दूर करना है और इस ठीक, मुल्क को आगे लेके बिल्कुल चलना सही है। है। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी, अगर जी, हमें जी। जरूरत पड़ी, अल्लाह ने अगर ऐसा मौका हमें दिया, तो हम तो समझते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे तो मुल्क के मसाइल कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये तो हमने पहले भी करके ठीक है दिखाया, आगे प्रोफेसर भी साहब, करके। प्रोफेसर साहब राणा साहब फरमा रहे हैं कि सिंबल बन जाएंगे नवाज शरीफ। प्रोफेसर साहब राणा साहब फरमा रहे देखें ये हैं और एक यूनिटी का सिंबल। अल्लाह करे कि ऐसा हो। देखें किसी से हमारी मुखासमत तो नहीं है। पाकिस्तान को की जो क़यादत है, वो चाहे अस्करी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, अगर वो फेडरेशन को मजबूत करे, अगर वो जो माशरे के अंदर जो डिवाइड है, पोलराइजेशन है और नफ़रत है और शरअंगेज़ी को ख़त्म करे और कौम को यूनाइट करे, मुत्तहिद करे, तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं समझता हूँ कि कौम को दुआ करना चाहिए और तमाम लीडरशिप जितनी भी है, जो हमारी डिवाइड्स है, वो पाकिस्तान के लिए है ना। एक सियासी जमात कहती है कि मैं इस नुक्ता नज़र इसके साथ मुल्क को आगे ले जाना चाहती हूँ, दूसरी सियासी जमात का दूसरा बयानिया होता है। लेकिन मेरी राय में 1970 के जो इंतखाबात थे या दीगर थे, उसके अंदर पार्टी के मैनिफेस्टोज़ थे। अवामी लीग का था कि प्रोविंशियल ऑटोनमी पे उनका बड़ा मौक़िफ़ था, 6 नकात थे बाकायदा। और पीपल्स पार्टी का जो था वो मंशूर, वो एक इतना था कि उसके ऊपर डिबेट हुई। तो मेरी एक सियासी तजज़ियाकार के तौर पे ये इस वक्त मायूसी है कि मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, किसी सियासी पार्टी के पास ये बयानिया नहीं है कि IMF से कैसे हम छुटकारा करेंगे, जो हमारा डेट कर्ज़ों की पर मबनी जकड़ी हुई मईशत है ये कैसे जाएगी, प्राइवेटाइजेशन का अमल कैसे होगा, और जो हम साइज़ ऑफ इकॉनमी कैसे बड़ा करेंगे, और हम अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या इस्लाहात लाएंगे जो दुनिया में आलमी और इलाकाई सूरत हाल है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अब ये इलेक्शन ईयर तो नहीं, चंद माह दूर हैं, तो इसके अंदर क्या इन लोगों की तैयारी है सारी सियासी, एक नून लीग को मैं नहीं कहता, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी, क्या इन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किसी होटल अपनी वेबसाइट पे भी ये चीज़ें दे सकते हैं, कोई सेमिनार कर सकते हैं, कोई चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं, कोई अमली शक्ल में कोई इनके पास प्लान है, कोई माशी रिफॉर्म एजेंडा है, अफ़गान पॉलिसी पे कोई डॉक्यूमेंट है। जो स्कूल पंजाब में प्राइवेटाइज हो रहे हैं, देखिए इतना बड़ा जहाँ मियाँ साहब के इस्तकबाल की तैयारी है। मैं एक सवाल अगर करूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, कि मियाँ साहब का, बिलावल का, मौलाना फजलुर रहमान का क्या मौक़िफ़ है कि जो पंजाब में हज़ारों स्कूल प्राइवेटाइज हो रही हैं, आम बच्चे के लिए तालीम महंगी हो रही, इसके ऊपर क्या उनका कोई बयान है, पॉलिसी कि एजुकेशन रिफॉर्म क्या होंगी, किस शक्ल में होंगी, जो टीचर्स का एहतजाज है उसके अंदर पार्टी पोजीशन क्या है। आप अभी एक सर्वे कर लें, लोगों को मिलाएं, तो ये जो सियासत है, ये सियासत मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में है कि राणा साहब की एक बरादरी है, राणा साहब का हल्के में वो पैटर्नेज है, राणा साहब का एक धड़ा है, उसके अंदर तो मोबिलाइजेशन है। लेकिन आप कैमरा ले के यहाँ अपारा जाएँ, राजा बाज़ार जाएँ, लाहौर में ग्वाल मंडी, आम लोगों से आप 100 लोगों से सवाल पूछें, और फाद शहबाज साहब का तो ये फ़न है सवाल पूछने का आवाम में, वो इनका नेचुरल टैलेंट स्टूडियो का नहीं है। वहाँ ये पूछेंगे मियाँ साहब आ रहे हैं, तो आपको बड़े दिलचस्प जवाब मिलेंगे। कोई नहीं कि इमाम खमीनी आए तो नीचे लाखों करोड़ों लोगों की एक था उम्मीद थी कि वो आएंगे और ये बयानिया, ऐसा कोई जोशो खरोश मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसकी क्या वजह है? सब कुछ पार्टी ने उन पे छोड़ा है। जो यहाँ पार्टी है वो क्या कर रही है, मुझे आप देखें ना, यहाँ पार्टी में बड़े बड़े ज़हीन शाहिद लोग अफरीदी की याद ताज़ा कर रहे हैं, छक्के मारते जा रहे हैं, कोई तो रोके इन्हें। क्या कहा आपने, किसकी याद ताज़ा कर रहे हैं? शाहिद अफरीदी की 37 पे 100। सर ये प्रोफेसर साहब देखिए उनके मुद्दा देखे कितने अहम मुद्दे उठा रहे हैं। काफी काबिल आदमी है और उनके यहाँ जो अब माजी का अपना तजर्बा है उस हिसाब से कह रहे हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं प्रोफेसर साहब की बातों को डिनाई करूं या, लेकिन बात यह है कि मैं इनकी बात हूं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अपना होमवर्क करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और ग्राउंड पे लोगों के मसाइल हल करने के लिए प्लान देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जो है सीरियस बेसिस के ऊपर काम कर रही है। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज आइंदा जो इलेक्शन है
पीपल्स पार्टी किसी नैरेटिव पे या किसी बयानिए पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगी और लोगों को एक होप देगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी की नजर में नजर आती है। तो उनकी पंजाब सूरत के स्कूल जो हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन पे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये ये सब पंजाब जाति में का फिर बनेगा मामला क्या? है कि ये स्कूल ऐसे होने नहीं चाहिए प्राइवेटाइज। अगर इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कर सकते थे तो वो स्कूलों का स्टैंडर्ड बेहतर करते, तालीम का मेयार बेहतर करते, टीचर्स की ट्रेनिंग करके उनको अपलिफ्ट करते, तो पता चलता कि वो यहाँ पे लोअर वो मिडिल क्लिप क्लास आपने देखा जिसमें के लिए जरदारी मिडिल साहब कह रहे हैं के आ रहे परवेज हैं। इलाही साहब से कि ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है, साड़ा बच्चा है। वो क्लिप आपने देखा होगा। तो आप बात किंग ये हैं है कि निगरान जो है। क्योंकि बच्चा हो ना जरदारी साहब के, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो साथ ही रहें। उनके अपनी भी सोच होती है। देखिए, स्कूल की प्राइवेटाइजेशन का फैसला है, इसमें तो फिर बच्चा बड़ा ही हो गया ना, वो अपनी मर्जी कर रहा है। तो अब जो भी मर्जी कर रहा है ये इसको ठीक बाकी है, लोगों को फैसला करने वाली कुव्वतों को देखना चाहिए, ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। तो ये आने वाले टाइम पे फिर देखा जाएगा। ठीक है। बस शॉर्ट अगर ब्रेक कुछ एक लेना है चीजें जी। बेहतर हो। बदर साहब मैं वापस आता हूँ। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, और शॉर्ट ब्रेक के बाद बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू जारी है। शॉर्ट ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुझे जानना यह है राना साहब के ये बड़ी अहम बात कर रहे थे बदर साहब, वो कहते बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो ये कहीं आप लोग भी तो 40 रुपये पेट्रोल कम होने का क्रेडिट तो नहीं लेने जा रहे कि ये हमारा क्रेडिट है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनको सलामी के तौर पर कम हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं करने जा रहे? देखिए, मैंने तो क्रेडिट थोड़ा सा ले लिया था जब पहली दफा आपने सवाल किया। वो कैसे? पहली बात तो ये मैं समझता हूं कि पेट्रोल के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल दो चीजों से लिंक्ड है, एक एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल कीमतें, और पेट्रोल इंपोर्ट होता है। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि वजीर खजाना को पेट्रोल की कीमतें अनाउंस नहीं करनी चाहिए। या तो उसका कोई लेना देना हो इससे, वो तो फिर तो वो जरूर अनाउंस करे, वरना नहीं करनी चाहिए। और पेट्रोल पे सियासत कर करके हम, और बिजली की कीमतों पे सियासत और गैस की कीमतों पे सियासत कर करके हमने इन अदारों को जो है वो इस हालत पे हम लेके आए। तो अब मूविंग फॉरवर्ड मैं समझता हूं कि अवाम को भी ये बताने की जरूरत है कि पेट्रोल की कीमतों से हुकूमत का इतना डायरेक्ट लेना देना नहीं है। हाँ, एक्सचेंज रेट से है। एक्सचेंज रेट में जो बेहतरी आई उसका मैंने क्रेडिट इस हद तक लिया कि हमने IMF का मुआहदा इंटैक्ट छोड़ा, हमने मुश्किल फैसले किए जाते हुए जिससे वो मुआहदा बरकरार रहा, और केयर टेकर सेटअप के पास बारूदी सुरंगें नहीं थी। तो वो उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए तो एक्सचेंज रेट में बेहतरी आई। तो इस हद तक मैं जरूर अपना क्रेडिट क्लेम करूंगा। बाकी देखें, पाकिस्तान के लिए आगे भी इसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे आपको अनपॉपुलर और मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन अनपॉपुलर या मुश्किल फैसले जो होते हैं वो अवाम के भले के लिए होते हैं। हमें अगर कोई रिलीफ हम अवाम को दें और वो कर्जे के ऊपर वो रिलीफ हो, तो वापसी सूद समेत हुकूमत ने नहीं करना होता, अवाम नहीं करना होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को समझा दें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर रिलीफ कर्जे पे है तो उसको वापस सूद समेत अवाम नहीं करना है। तो अगर रिलीफ आपकी अपनी आमदन से है तो वो रिलीफ है, और कोई भी जो रिलीफ हो उसकी फाइनेंशियल क्लोज होना चाहिए, यानी कि उसके पैसों का बंदोबस्त अवाम को पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो अगर आपने पेट्रोल सस्ता करना है और वो आप कर्जा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के आप सस्ता कर देते हैं, तो वो असूली तौर पे आप जो है वो छुरी फेर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो मैं समझता हूं कि अवाम जिस मुश्किल से गुजर रही है, अवाम को बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं, और हमारे लिए जो चैलेंज होगा, जो जितनी भी जमातें हैं उनको पहले साल में रिफॉर्म्स लेके आनी होंगी। और अगर पहले साल में रिफॉर्म्स नहीं आती तो आखिरी 2 सालों में तो वो नहीं आती। तो पहले 1-1.5 साल ही होता है कि ठीक है, आप सख्त फैसले करें, ये अहम बात है, अपना अहम एजेंडा बात है। रिफॉर्म। जी, प्रोफेसर साहब क्या तकरीर देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब की, और फिर अमली तौर पर क्या हालात डिफरेंट होंगे?
आपकी दानिश में जो आप देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? मेरे ख्याल से तो देखें, अब जो राना साहब ने गुफ्तगू की है, इनके वालिद मरहूम भी जो थे वो उनको इकॉनमी की बड़ी समझ बूझ थी। तो मियाँ साहब को कम से कम अपनी पार्टी के अंदर जो यंगर लॉट है, अपने ट्रस्टेड, उनके साथ एक इंटरेक्शन करनी चाहिए। ये जो अब पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है, ये 60+ लोगों के साथ आप हुकूमतें नहीं चला सकते। इसमें अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि रिलीफ, इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर इशराफिया की आप ख्वाजा साद रफ़ीक को यंग समझ ही नहीं रहे? ख्वाजा साद रफ़ीक भी रहा, और उन्होंने रेलवे में अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ वो देखें, उनकी वो तो स्टार्स परफॉर्मेंस। हैं, सुपर स्टार्स के साथ ही चलाना है जी। काम। अब बात राना साहब ये भी स्टार हैं, मैं जी, मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल। देखें, और अब बात ये है कि ये जो इन्होंने बात की बिल्कुल बरवक्त है, लेकिन एक तरफ आप आवाम को हम मुश्किल फ़ैसले बता रहे हैं, दूसरी तरफ ताकतवर अशराफिया की मराद जारी रहती हैं। प्लाट से लेके SRO से लेके TADA से लेके फ्री उनकी लंचेज़ हैं और फ्री उनकी मेंबरशिप है जिम खाना में और इस्लामाबाद, तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लीडिंग बाय एग्जांपल भी चाहिए कि वो जिस तरह जंग खंदक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया था कि 2 पत्थर मैंने भी बांधे हुए। और दूसरा, वो आपका जो ये सवाल मैं भूल गया इसी के अंदर, वो दोबारा अगर रिपीट कर दें। क्या नैरेटिव, क्या तकरीर होगी उनकी और अमली तौर पर क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? मेरा ख्याल है 4-5 लोग तकरीर उनकी बना रहे क्योंकि हैं। ऑपोजिशन तो जेलों में है हाँ, या भागी हुई है, तो या वो तकरीर इस्तेकाम पाकिस्तान में जाने की तैयारियां कर रही है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। उनको मुस्लिम लीग की जो है ना बयानियाँ या तकरीर, वो ऐसे ही है कि हुणे हुणे खबर आई है, फलाना साडा पाई है। वो प्री पार्टीशन भी ऐसे ही था। और अब ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने उसे ड्राइंग रूम पार्टी से निकाल के अवामी पार्टी बनाई, तो उन्हें एक अवामी बयानिए की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं पता ये इनकी पार्टी क्या है कि उनका मुशावरत का दायरा वसी है या नहीं है। तो चंद अच्छे तकरीर नवीस तो हैं जो उर्दू नसर में बड़ी वो मुशगाफियाँ करते हैं। हमारा जो मिजाज है उर्दू नसर का, अखबार खोलते हैं तो सुबह वो, लेकिन उस रवायती उर्दू नसर से काम नहीं चलेगा कि शबाना रोज़ मेहनत और ये और वो। अब आपको इस दौर की जो सोसाइटी में ट्रेंड्स और ट्रांसफॉर्मेशन आई, माशरती हकीकतों को समझना होगा। न लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ये नई माशरती हकीकतों को समझ नहीं रहे। मौलाना साहब जब आवाम में जा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं। अब कल जो उनका बयान था और परसों जो बयान था वो इस तरह से इशारा करता है। तो एक चैलेंज ये भी है क्योंकि वो मुल्क से बाहर थे और उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं था, पार्टी पे वो रिलाय कर रहे थे। पार्टी के अंदर आगे 2 धड़े हैं और एक प्रैग्मेटिक है, एक आइडियलिस्ट है। तो हमारी जो सियासी जमातों के सरबराह हैं, उनका जो जिस सतह पे उनकी मुशावरत होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, वो नहीं। 5-6 लोग होते हैं, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 3-4 वो पेड उनके साथ वो साफ़ी होते हैं, उनके साथ उनके सबो शाम गुजरते हैं। ये बड़ा अलमिया होता है कि कोई सियासी क़यादत जो है अपने गनमैनों के साथ और पेड जो जर्नलिस्टों के साथ सुबह शाम गुजारे और आवाम से उसका राब्ता काट जाए। ठीक है बदर साहब, जब तहरीक इंसाफ पंजाब में पीक पे जा रही थी तो आप लोग बड़े राज़ी थे, फिर बड़े अच्छे एडवेंचर्स भी आपने तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी ने मिल के, वो सैनेट इंतखाब हों या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के मसाइल हों, तो अच्छे से उनके साथ वर्किंग रिलेशन आप लोगों के रहे। तो अभी पंजाब को आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद सियासी मंजरनामा क्या प्रेडिक्ट करती है पीपल्स पार्टी? देखिए, ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन है। सिर्फ PTI का नहीं, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम जमातें जब ग्राउंड पे जाके इलेक्शन लड़ेंगी, अवाम को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। बिकॉज ये जो इलेक्शन है, इसमें आपको अवाम को होप देनी है कि आप महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगी। क्योंकि आज से पहले माजी की तमाम हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट को बढ़ाने में, रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो आपने आइंदा ये बताना है कि आपका IMF से छुटकारा कैसे हासिल होगा। आपने पाकिस्तान के अंदर जो ईरान गैस पाइपलाइन है, तापी गैस पाइपलाइन है, सस्ती गैस आ सकती है, जिससे सस्ती गैस को आप हाउस होल्ड को, इंडस्ट्री को देंगे, इंडस्ट्री से आपको सस्ती बिजली आएगी, आपकी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स बनेंगी, जो एक्सपोर्ट बेहतर होगी, जहां से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बेहतर होगा। इस सारे को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बिकॉज पीपल्स पार्टी ने तो तापी और ईरान गैस पाइपलाइन 2013 में कर दी, CPEC कर दिया। उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने उन प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं चलाया। अगर चलाया होता तो आज पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक मसाइल थे वो ना नजर आ रहे होते।
ये मसाइल हल हो चुके होते और पाकिस्तान एक खुशहाल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग मुल्क बन गया होता। तो लिहाजा हमें जो भी हुकूमत में आए, क्योंकि एक पार्टी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, ये तमाम जमातों को मिलके इसका मसले का हल निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने बड़े प्रोजेक्ट आपको बताए हैं, और पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रिफॉर्म्स करना, फिर अशरफिया और ब्यूरोक्रेसी और तमाम लोग जो कि अपना असल पावर एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ तनकीद का निशाना ठीक है। सियासतदान बनते हैं या अदलिया मैं बस बनती है, बनती है। कंक्लूड करना चाहूँगा मैं। राना साहब, मुझे अब सिर्फ आपसे ये जानना है कि आते ही कोई गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं है आपके ख्याल में, और उसके बाद भी जो आप सोच रहे हैं वही होगा, या पाकिस्तान के मारूजी हालात और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी तब्दील हो चुकी हैं? क्या ख्याल है आपका? अब हमारी लीगल टीम जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए अदालतों से रुजू कर रही है, और हमें उम्मीद है कि हमें वो मिल जाएगी। बाकी डेफिनेटली मियां साहब अदालतों में सरेंडर करेंगे अपने आप को, और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। बदकिस्मती से जो मुदाखलतें होती रही हैं, जो इंटरवेंशंस हैं, वो बड़ी तबाहकुन रही हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर अल्लाह ने PMLN को मौका दिया तो मैं समझता हूं कि हम बड़े जो सख्त फैसले हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो पहले भी हमने मुकम्मल की, IMF का मुआहदा मुकम्मल किया। आगे भी हम जो है समझते हैं कि हम अहलियत रखते हैं कि मुल्क को मसाइल से निकालें और इसको तरक्की की राह पे लेके जाएं। तो हम पुरुमीद हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस अवाम को उनके मसाइल से निकालने के लिए। और इंशाल्लाह मियां साहब की वापसी जो है वो उस पर हमारा बयानिया भी अनाउंस होगा और आगे का लाएमल भी अनाउंस होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।